मेरा ग्रेजुएशन 2015 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद सर 8 साल तक मैंने बुक को हाथ नहीं लगाया। तो मैं बिज़नेस करता था सर। किस चीज़ का? सर हमारा इमिटेशन ज्वेलरी का बिज़नेस है। अच्छा। तो वो करता था। फिर कोविड में ऐसा हुआ कि कुछ इश्यूज़ आ गए, तो मैंने डिसाइड किया कि सर शट डाउन करना बेटर रह जाएगा। तो प्रिपरेशन शुरू करी। शुरू में लगा कि नहीं होगा। फिर ऑनलाइन ढूंढा मैंने कि मैं कहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ कवर करूँ। तो जितना मेरे रिसर्च से मुझे पता चला कि करियरविल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स का एक ही साथ में और द बेस्ट ट्यूटर्स इन द कंट्री। अच्छा, तो एक चीज़ और बताना कि क्या पत्नी की नज़र में भी इज्जत बदलती है सिलेक्शन के बाद? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपसे मिलाने जा रहा हूँ एक बच्चे से जो है मुंबई से और जिसका सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर इन ईडी। ईडी एक ऐसा डिपार्टमेंट है इस समय जिसको रोज आप न्यूज़ में सुनते होंगे। भारत में सबसे ज़्यादा एक्टिव डिपार्टमेंट है ईडी। एक वक्त होता था जिस वक्त में इनकम टैक्स बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था और इनकम टैक्स के हाथ में पावर भी बहुत बड़ी होती थी और जहां पर भी किसी भी नेता को पकड़ा जाता था तो मोस्टली जो एजेंसी होती थी वो इनकम टैक्स थी। लेकिन बीते पिछले 4 साल से या 3 साल से हम कह सकते हैं कि ईडी के हाथ में बहुत पावर आ गई है। और मैं खुद भी एज ए स्टूडेंट जब मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था तो मैं खुद भी ये सोचता था, मतलब तैयारी नहीं कर रहा था, जब मैंने एसएससी का एग्जाम दिया तब मैं भी ये सोचता था कि एक अकेली ऐसी पोस्ट है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, जिसके नाम में ही ऑफिसर जुड़ा और जिसमें कुछ ताकत दिखती है। तो ऐसे एक बच्चे हमारे साथ जिसका नाम है रोहित पैवल जी। रोहित बेटा, आपका स्वागत है। कुछ अपने बारे में बताओ। सर मैं मुंबई से हूँ। मेरा ग्रेजुएशन 2015 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद सर 8 साल तक मैंने बुक को हाथ नहीं लगाया। अच्छा, हाँ बिल्कुल भी सर, एक बार कंप्लीट फिर से बताना। 2015 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया था। हाँ? और 8 साल तक सर मैंने उसके बाद बुक को हाथ नहीं लगाया था। अच्छा, हाँ, तो मैं बिज़नेस करता था सर। किस चीज का? सर हमारा इमिटेशन ज्वेलरी का बिज़नेस है। अच्छा, तो वो करता था। फिर कोविड में ऐसा हुआ कि कुछ इश्यूज आ गए, तो मैंने डिसाइड किया कि सर शट डाउन करना बेटर रह जाएगा। अच्छा। तो 2023 में मेरे एक हमारे गांव में मेरे चाचा जी है। हाँ, अब मुंबई में क्या होता है सर, सरकारी नौकरी का इतना क्रेज़ नहीं है। तो बिल्कुल नहीं। किसी को एसएससी के बारे में पता भी नहीं होगा। हाँ, तो उन्होंने आए थे वो। हाँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसी सिलेक्शन कमीशन है हाँ, जो आपको इंस्पेक्टर के पोजीशन पे भर्ती कराएगी, इनकम टैक्स में, जीएसटी में। तब तो ईडी का सोचा भी नहीं था। हाँ, तो सर वो थोड़ा ऑफिसर वाला, वो 3 स्टार वाली चीज़ें आ गई हाँ, कि 3 सितारे लग जाएंगे। फैमिली ने भी बोला कि दिस इज़ द राइट थिंग, हाँ, तो लेट्स गो हेड। थोड़ा मन में डर ज़रूर था। 8 साल तक किताबों को हाथ नहीं लगाया था। शादी हो गई थी सर मेरी। अच्छा। शादी कितने साल हो गए थे? तभी 1 साल हो गया था शादी को होकर। अच्छा, अभी 3 साल हो गए। तो प्रिपरेशन शुरू करी। शुरू में लगा कि नहीं होगा। फिर ऑनलाइन ढूंढा मैंने कि मैं कहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ कवर करूँ। तो जितना मेरे रिसर्च से मुझे पता चला कि करियरविल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स का एक ही साथ में और द बेस्ट ट्यूटर्स इन द कंट्री। तो इसलिए मैंने करियरविल चूज़ कर लिया और प्रिपरेशन शुरू करी। बहुत सेल्फ डाउट था सर स्टार्टिंग में। 4 महीने हुए थे प्रिपरेशन में। एमटीएस का फॉर्म भर दिया था। तो मैंने कहा ऐसे प्रैक्टिस के लिए दे के आ जाता हूँ। उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि सिलेक्शन, तो सोचा भी नहीं था। और सिलेक्शन हो गया सर मेरा एमटीएस में। अच्छा। तो एमटीएस में हाँ, अंडर कैंपस हो गया। हाँ 4 महीने में हो गया। और आपने जो बैचेस परचेज की थी वो कौन से महीने में थे, कौन से साल? सर मैंने 2023 जैन में शुरू किया था आपसे। और उस साल में एमटीएस का एग्जाम था अप्रैल मई स्टार्ट, अप्रैल एंड में। अच्छा। तो 4 महीने हुए थे। हाँ, तो 4 महीने में बाय हो गया सर। तो उसके बाद और कॉन्फिडेंस बढ़ा के नहीं कर सकते हम। वो इंस्पेक्टर का जो टारगेट था, एमटीएस और सीएचएसएल कभी भी टारगेट नहीं था कि वो पा सकते हैं। तो उसके बाद मेहनत और बढ़ाई सर। वो पहले कम पड़ता था, 7 to 8 आवर्स, फिर 10 to 11 आवर्स कर दिए। फिर और एफर्ट्स डाले। पर सीजीएल नहीं हुआ सर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मेरा मैथ्स में बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था अच्छा। सर। मैं बहुत एग्जाम फेयर में आ गया था लास्ट ईयर। हाँ। मतलब एग्जाम इतने खराब मार्क्स आए थे कि तो तूने कोई मॉक टेस्ट वगैरह ट्राई नहीं किया था? किए थे सर। पर जो एक्चुअल एग्जाम प्रेशर था ना कि ये सीजीएल मेंस का पेपर है, हाँ? वो सिर्फ उस वजह से मेरे लास्ट ईयर का रह गया था। तो तभी सर एक झटका लगा
कि नहीं इतने से नहीं होगा, तो अपने आप से कहा कि कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे। तब सर एक जिद पकड़ी थी उस वक्त कि मैथ्स को तोड़ना है। ये किस टाइम की बात है? सर लास्ट ईयर सीजीएल मेंस, महीना कौन सा था? अक्टूबर अक्टूबर 23 में। हाँ। अक्टूबर 2023 में एग्ज़ाम था, यस करेक्ट। तो फिर वहाँ से मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मुझे हर दिन 100 क्वेश्चंस का टारगेट करना है। अच्छा। तो मैं किसी दिन 120 करता, किसी दिन 130 करता। नाइस। तो पर एवरेज मुझे 100 क्वेश्चंस पर डे का मैक्स का टारगेट करना है। और सर लास्ट ईयर अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था मेंस, और ये साल जैन में हुआ है। 14 महीने का मुझे टाइम मिल गया, और मेरे करीबन सर 35,000 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए होंगे मैथ्स के रिपीट पे। आपकी सर 7300 बुक है, उसमें सर मैंने किए, फिर उसमें जो थोड़े डिफिकल्ट थे मार्क कर दिया उनको, फिर उनको रिपीट किया और करता ही गया। मतलब करीबन 35,000 क्वेश्चन सर मैंने सॉल्व किए। सर फिर 2024 में सीजीएल प्री में 50/50 आए मैथ में। CHSL मेंस में मैथ में 90/90 आए, रीजनिंग में भी 90/90 आए, तो सेक्शन 1 में 180 आ गए। और सर मेन मैं चाहता था कि सीजीएल में जो लास्ट ईयर मुझे धक्का बैठा था वो उसका बदला लेना था। तो सर इस साल 180/180 आ गए सर मैथ्स में और रीजनिंग में सेक्शन 1 में कंप्लीट। ब्रिलियंट यार, बहुत खूबसूरत है कि एक आदमी जिसने 8 साल को टच नहीं किया, इसने ग्रेजुएशन के बाद अपना काम धंधा शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर अचानक कोविड में कोई सिचुएशन खराब हुई और फिर सरकारी नौकरी का सोचा, और जनवरी 2023 में आप लोग ने शुरू बैच किया लिया था, था। यस सर। तो किस सब्जेक्ट का लिया था? सर मैंने मैथ्स का लिया था आपसे, और रीजनिंग का मैंने पीयूष सर और अरुण सर दोनों का ले लिया था। ऐसे ही सर, अभी तो आपने बैचेस की फीस इतनी कम कर दी थी, उस समय ज्यादा था। तो मैंने ले लिए, दोनों के ले लिए थे। इंग्लिश का सर मैंने जयदीप सर से लिया था, और जीएस का वो पैकेज था एक अभिषेक सर एंड टीम का। अभिषेक सर एंटी। हाँ, वो मैंने जीएस का पैकेज लिया था सर। तो अभी आपका जीएस में क्या स्कोर रहा मेंस में? 40 मार्क्स आए सर मेरे। 40 इस बार का जो जीएस था सर थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल था। अनप्रेडिक्टेबल था। मतलब कितना भी आप पढ़ लो, आप जीएस को कैप्चर नहीं कर पाओगे। करंट अफेयर में तो बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। 3-3 साल पहले का करंट अफेयर रेलेवेंसी नहीं। रेलेवेंस ही नहीं था उसका। अच्छा, तो मुझे एक चीज ये बताना यार, आपसे बात करके मतलब मुझे खुद बड़ी खुशी हो रही है। 2 कारण हैं। एक तो हम एक ऐसे आदमी से बात कर रहे हैं जिसके अंदर का स्टूडेंट मर गया था, है ना? 8 साल पढ़ाई से दूर रहना और फिर अपने आप को इस चीज में झोंकना, मतलब कितनी बड़ी बात है। और दूसरा, ये जिस जगह से आते हैं मुंबई से, वहाँ सरकारी नौकरी की तैयारी कोई नहीं करता, है ना? हमारे लिए सच में बड़े गौरव की बात है कि हमें बच्चे, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू या किसी भी थ्रू, हमें जानते हैं वहाँ पे, चाहे कुछ ही बच्चे जानते हो, और वहाँ के बच्चे पढ़ के सिलेक्शन लेने लग रहे हैं। तो यार मुझे एक चीज ये बताना कि 8 साल का आदमी जो बिल्कुल मर चुका है, जिसके अंदर का स्टूडेंट, उसने बैठने की हैबिट कैसे तैयार की पढ़ने के लिए? सर एक्चुअली आपकी एक कहावत याद आती है कि जिसे अपनी माँ की झुर्रियाँ और अपने बाप की मजबूरियाँ नहीं समझा पाई, तो उसे कुछ मोटिवेशन नहीं है। सर मेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। मेरी माँ भी काफ़ी यंग है, और डैड की भी कोई मजबूरी नहीं थी, पर डैड का एक सपना था। मेरे माँ बाप का एक सपना था। जब बिजनेस मैंने कुछ रीज़न से शट डाउन किया, तो उनका सपना था कि सर मेरे कंधों पर उनको 3 सितारे देखने थे। अच्छा। वो ऑफिसर के माँ बाप बनने का उनको वो था। सर मैं अपने वजह से आज नहीं बना हूँ, मैं मेरे माँ बाप की वजह से बना हूँ, क्योंकि उनका मोटिवेशन रहता, खुद के लिए मैं नहीं कर पाता था, मैं मेरे माँ बाप के लिए कर रहा था, तो इसीलिए वो हो पाया सर। ओके। अच्छा, तो मुझे ये बताना कि जो बिजनेस करना चुना आपने ग्रेजुएशन के बाद, वो खुद चुना या पेरेंट्स ने कहा था? सर हमारी एक्चुअली बिजनेस फैमिली है। मेरे पिताजी पिछले 30-35 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो बचपन से कभी नौकरी के बारे में सोचा ही नहीं था। डैड ने भी बिजनेस के लिए पुश किया था, तो जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैंने 2-3 साल डैड के साथ उनके बिजनेस में बिताए। फिर डैड ने मुझे एक अलग स्ट्रीम ऑफ बिजनेस में मुझे एक धंधा सेटअप करके दे दिया। पर कोविड ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी जो कभी किसी ने सोची ही नहीं थी। कोविड भी बैटल आउट कर लिया, बट जब तक कोविड एंड होता ना, तब तक बहुत चीज़ें खराब हो गई थी। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताना यार, आपकी तो हिंदी भी हमारे जैसी है। सर मैं हरियाणा का हूँ। फिर तुम महाराष्ट्र क्या कर रहा भाई? बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई हूँ सर। मेरे दादाजी हरियाणा से थे, तो जब डैड छोड़ते थे तब हम मुंबई आ गए थे। समझ गया, तभी वो लैंग्वेज में इतनी हाँ। साफ सुथरा है। यस। अदरवाइज महाराष्ट्रियन में इतनी नहीं होती है नहीं सर, नहीं होती है। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताना कि क्या
जब आपने ग्रेजुएशन की और उस 8 साल का गैप है, लगभग मुझे लग रहा है 2015-16 के आसपास। 15 में मैंने ग्रेजुएट हो गया था सर। तो 2015 में और आज 2025 के कल्चर में बच्चों में कुछ चेंज आया सरकारी नौकरी के लिए? जैसे उस समय आपने एक क्षण भी नहीं सोचा कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, आप बिज़नेस में चले गए। यस सर। क्या अब जो बच्चे इस समय जो जनरेशन चल रही है, वो मोटिवेट है गवर्नमेंट जॉब के लिए या वो भी बिज़नेस की तरफ बहुत मुड़ रहे हैं? सर मुंबई में तो अभी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। सरकारी नौकरी का ना कोई किसी को डिज़ायर है, ना किसी को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। नॉर्थ साइड में थोड़े अपॉर्चुनिटीज़ कम होता है कंपैरेटिवली। तो नॉर्थ में मैंने देखा है, क्योंकि मैं हर साल में एक बार तो आ ही जाता हूँ हरियाणा। तो हर साल सरकारी नौकरी की जो वैल्यू है और उसकी जो चाहत है ना, वो बढ़ती जा रही है नॉर्थ में। नॉर्थ में तो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है सर, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम है। दूसरी जगह पे तो गवर्नमेंट ही एक ऐसा लोगों को लगता है कि ये एक स्टेबल ऑप्शन रहेगा लाइफ के लिए। स्टेबल ऑप्शन रहेगा। तो मुझे एक चीज़ ये बता कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं, उनके लिए हम कुछ ऐसा करें कि वो गवर्नमेंट जॉब के एज़ ए करियर चूज़ करना स्टार्ट करें? या कौन-सी ऐसी चीज़ है कि वो गवर्नमेंट जॉब का जो अट्रैक्शन है, जैसे हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, एमपी में, इधर गवर्नमेंट जॉब का अट्रैक्शन उधर नहीं है। तो कौन-सी ऐसी चीज़ आपको समझ में आती है? सर टू बी वेरी ट्रू, मेरी ये सोच है सर, गवर्नमेंट जॉब का अट्रैक्शन ना हो वो बेटर है सर, बेटर। क्योंकि उसका मतलब ये है कि आप जहाँ पे हो वहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है। बहुत सारे। कि आप मुंबई में देखोगे सर, लोगों के पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है, इसलिए कोई सोचता नहीं है। नॉर्थ में थोड़े ये चीज़ें कम हो जाती है, इस वजह से एक ही लोगों को सहारा दिखता है, वो है गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब। जॉब का। अच्छा, जो अब वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए लेकिन रेफरेंस वो है तो पूछ रहा हूँ। जब आप बिज़नेस करते थे तो लगभग मंथली जब तेज़ी थी तो कितना कमा लेते थे सर ज़्यादा ही कमाता था। सरकारी नौकरी से? हाँ, हाँ, काफ़ी ज़्यादा सर। और मतलब मेरे लिए सरकारी जॉब में आना, पैसा कभी भी मोटिवेशन नहीं था सर। हमारा फैमिली बिजनेस है, तो सर मैं सरकारी जॉब से ज़्यादा ही कमाता था। बट यहाँ पे वो एक जो इस जॉब के साथ में जो एक डिग्निटी और एक जो रिस्पेक्ट आती है ना सर, कि मैं अभी किसी को बताता हूँ तो वो मुझे बिना सर लगाए बात नहीं करता। नहीं करता। तो वो पहले मैं ज़्यादा कमा कर भी वो चीज़ अचीव नहीं कर पाया था। और एक इंस्पेक्टर बनना सर, ये मेरे माँ बाप के लिए बहुत प्राउड चीज़ है। तो वो मैं कितना भी पैसा कमा लेता, शायद मैं मेरे माँ बाप को वो खुशी नहीं दे पाता जो मैंने ये कमा कर उनको दी है सर। अच्छा, और एक चीज़ मुझे ये भी बताना कि जैसे मैं देखता हूँ कि जो लोग बिज़नेस करने लग जाते हैं उनकी तोंद बाहर आ जाती है, तो बिल्कुल फिट फोर है। ये हरियाणवी जीन है इसलिए या कुछ और कारण है? 100% हरियाणवी जीन है सर, ये उसी वजह से, क्योंकि मेरी वाइफ साउथ इंडियन है। अच्छा। तो वो भी यही कहती है कि मेरे घर पे बहुत तेल का खाना बनता है, हम घी दूध वगैरह। बोलते हैं इतना घी दूध खाकर भी आप मोटे नहीं हो रहे हो। मैं बोला वो हमारा जेनेटिक्स है, ऐसा कुछ उसी की वजह से। उसी की वजह से है सर। अच्छा, मेरा एक मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात को जानने में कि यार बड़ा मुश्किल होता है, बच्चे अभी भी 4-4 साल की तैयारी कर रहे होते हैं, 2021 से तैयारी कर रहा है, कोई 2018-19 से तैयारी कर रहा है। आपने जनवरी 2023 में तैयारी यस, करनी स्टार्ट की और मई में आपका एमटीएस में सिलेक्शन हो यस गया। सर। तो जब आपने वो 8 साल के गैप के बाद एज ए स्टूडेंट बनना चूज़ किया, तो आपके पास कौन-कौन सी डिफ़िकल्टी लेवल आना स्टार्ट हुआ? मैं किस टर्म में पूछ रहा हूँ, जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ कि मेरे को मतलब मोटरसाइकिल चलाए बहुत दिन हो गए, है ना? तो मैं आज अगर मोटरसाइकिल चलाऊँगा तो मुझे सबसे पहले कमर में दर्द होगा। तो ऐसे में एज ए स्टूडेंट की नज़र से देख रहा हूँ कि यार 8 साल जिस आदमी ने माइंड लगाया ही नहीं एक जगह कंसंट्रेट होके पढ़ाई वाले पे, अब दोबारा चीज़ों को पढ़ने में क्या-क्या दिक्कतें आती थी आपको? सर सबसे पहले तो सिटिंग हैबिट ही नहीं थी सर। आप एक जगह पे बैठकर, अभी रील्स का ज़माना हो गया है, शॉर्ट एंटरटेनमेंट, आपका कंसंट्रेशन एक जगह पे रहना 1.5 घंटे का लेक्चर में, वो बहुत बड़ी बात है सर। तो शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी कि कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था। बट सर सच कहूँ तो जिसके पास ना ये व्हाई है ना, कि व्हाई एम आई डूइंग दिस, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, तो वो करने का तरीका अपने आप ढूंढ लेगा सर। ढूँढ लेगा। वो व्हाई होना बहुत ज़रूरी है कि ये मेरे पास करने के लिए इनफ रीज़न है क्या। तो आप अपनी बुरी हैबिट्स को तोड़ोगे, अपने अच्छे हैबिट्स धीरे धीरे डेवलप करोगे, और आप इवेंचुअली आप सक्सेसफुल हो जाओगे उसमें। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताना कि जो कोविड के टाइम पे ब्रेकडाउन आया आपके करियर में, लाइफ में भी, करियर में भी, जो इकोनॉमिकली
जो स्ट्रेंथ थी वो डाउन हुई होगी उस समय जब बिजनेस कोलैप्स हुआ। तो उस डाउन ने आपको कितना कमजोर किया या कितना मजबूत किया? मजबूत किया सर, क्योंकि हर डाउनफॉल आपको प्रिपेयर करता है। मैं अगर वो कोविड नहीं होता तो मैं अपने बिजनेस में ही होता था, और ये चीज़ मैं अचीव नहीं कर पाता था सर। जब आपको लाइफ नीचे गिराती है ना, वो थप्पड़ आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है सर, ताकि आप आगे उतने एफर्ट डाल पाओ। मुझसे आज मैं कभी भी ग्रेजुएशन में भी सर मैं पढ़ाकू बच्चा नहीं था। अच्छा। मैं एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ता था और बस के पास होने जितने मार्क्स आ जाए। हाँ। मेरे फ्रेंड्स को भी जब बताया मैंने तो वो हैरान हो गए थे कि तू तेरा सिलेक्शन तेरा सिलेक्शन हो गया, कि मतलब कैसे किया। तो सर वो डाउनफॉल इंसान की लाइफ में बहुत कभी कभी इम्पोर्टेंट होता है, तो वो उसको मोटिवेट करता है ज़्यादा एफर्ट डालने में और ऊंचाई हासिल करने में सर। नहीं यार, बड़ा गजब की चीज लगी। अच्छा, एक बात मुझे ये भी बताना कि शादी होने के बाद तैयारी करना, इसमें प्रॉब्लम है कि आसान है तैयारी करना? सर आसान भी है कई जगह पे, कई जगह पे प्रॉब्लम्स भी है। कि औरत तो औरत होती है। हाँ हाँ सर बिल्कुल। सर क्या होता है, आपको फैमिली को भी टाइम देना होता है, हाँ। माँ बाप को, आपको वाइफ को भी टाइम देना होता है। और सबसे ज़्यादा आपको पूरा दिन में आप अगर जाग रहे हो 14 घंटे 15 घंटे, उसमें से आपको 10-11 घंटे पढ़ाई करनी है। तो बाकी के 2-3 घंटे को आप कैसे मैनेज करोगे, वो भी सर फैमिली लाइफ भी इम्पोर्टेंट होती है। तो थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है, मैं कहता हूँ कि आप जब तक थोड़े अनमैरिड हो तभी आप ज़्यादा एफर्ट लगा दो, मैरिज के बाद तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको टाइम और मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे हरियाणा में वो ससुराल वाला कल्चर होता है कि जब ससुराल में जाता है लड़का, दामाद बनता है, बड़ी इज्जत होती है। हाँ तो अब तेरी शादी तो लगभग तब हुई है जब तू तेरा बिजनेस मतलब डाउनफॉल पे था, यस सर। है ना? तो इज्जत विज्जत मिलती थी बीच में? अरे मिल सर रही थी? इज्जत में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि डाउनफॉल पर भी मैं अच्छा ही कमा रहा था, बाकियों से अच्छा ही कमा रहा था। बट जो एक्सपेक्टेशंस रहती है हमारी वो सही नहीं बैठ रही थी, तो इज्जत में तो सर कभी कमी नहीं आई थी। और अब सिलेक्शन के बाद? ये इज्जत का तो हमें पता ही नहीं था ये एग्जिस्ट करती है। ये रेंज ऑफ इज्जत एग्जिस्ट करती है। अब तो सर बहुत ज्यादा इज्जत हो गई है। अब रिलेटिव्स भी में भी गांव में भी जाते हैं, तो अभी मैं मेरे गांव गया था तो ढोल वगैरह मंगाकर अरे, फूलों की माला वाला वगैरह के साथ हमारे पूरे परिवार का स्वागत। हरियाणा में? हरियाणा में कहाँ सर। पे है? सर मेरा गांव एक्चुअली गोहाना में है। गोहाना हाँ। जिले के पास में ही है। क्या नाम गाँव का? रिवाड़ा। ब्रिलियंट। अच्छा, तो एक चीज और बताना, क्या क्या पत्नी की नजर में भी इज्जत बदलती है सिलेक्शन के बाद? नहीं सर, पत्नी की नज़र में और माँ बाप की नज़र में तो इज्जत नहीं बदलती है, क्योंकि अगर वो पहले कम इज्जत कर रहे हैं हाँ। तो वो फिर आपके लिए सही नहीं है सर। बट ये स्ट्रगल हमारा सबका साथ में था सर, मेरे माँ बाप का, मेरी वाइफ का और मेरे भाई बहनों का भी, सबका साथ में स्ट्रगल था। वो कहते हैं कि पाया मैंने है, बट उसके पीछे हर फैमिली के इंसान ने एफर्ट दिया है। एफर्ट दिया जाए। घर पे बेड पे बैठ के आपको अगर हर वक्त खाना आ रहा है, चाय आ रही है, दूध आ रहा है, तो वो फैमिली का भी कहीं ना कहीं सर उसमें सपोर्ट नहीं, नहीं। और मुझे मतलब बहुत कम बच्चे ऐसे आते हैं जिनकी कहानियां ऐसे निकल के आती है, और ये सच में बड़ी मतलब शॉकिंग है ये कहानी। और हम कई बार कुछ एड फिल्म्स तैयार करते हैं, वो एड फिल्म्स कह लीजिए या कुछ मोटिवेशनल फिल्म तैयार करते हैं 5-5 10-10 मिनट की, जिसमें हम मतलब बच्चों की स्ट्रगल की कहानी को दिखाते हैं। तो मैं अपनी टीम से ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सपोर्ट हमें आपकी तरफ से भी मिला तो आपके ऊपर एक पूरी फिल्म बनाई जाए, ये आधे 1 घंटे की, जिसमें ये जर्नी दिखाई जाए कि 8 साल के गैप के बाद एक आदमी दोबारा से स्टूडेंट कैसे बन पाता है, और उसमें जो जो उसको दिक्कतें महसूस होती है उसको वो फेस कैसे करता है। और माइंडसेट को चेंज करना, एक आदमी जो लगातार बिजनेस कर रहा था उसका टोटल माइंडसेट बिजनेस का था, और उस माइंडसेट को चेंज करना और फिर लाना अपने आप में बड़ी चीज है। आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने लग रहा था कि माइंडसेट की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अगर माइंडसेट ओके है तो आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। एक कहानी थी कि 2 दोस्त थे, एक गरीब था एक अमीर था। जो अमीर था उसका बिजनेस में लॉस हुआ आपकी तरह, और लॉस होने के बाद वो बर्बाद हो गया, तो गरीब के बराबर में आके किराए पे रहने लग गया। दोनों मछली पकड़ने जाते थे, तो एक दिन क्या हुआ कि दोनों को बहुत सारी मछलियां हाथ आ गई, तो दोनों ने मछलियां बेची तो थोड़ा पैसा आ गया। तो जो गरीब था शुरुआत से, उसने क्या किया, उस पैसे का शौक करे और उड़ा दिया उस पैसे को। जो थोड़ा अमीर से गरीब बना, उसने उस पैसे को यूटिलाइज किया, इन्वेस्ट। और इन्वेस्ट करके उसने क्या किया, अगले दिन 3 मछुआरे पकड़े किराए पे, और वो उसके लिए काम करने लगे। और धीरे 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 जो अमीर था, जो गरीब बना, वो दोबारा से अमीर बन गया इसी प्रक्रिया से।
और गरीब का गरीब रह गया। क्यों? क्योंकि सारा खेल होता है माइंडसेट का। तो एक बिजनेस माइंडसेट से गवर्नमेंट जॉब में माइंडसेट ले जाना बहुत बड़ा चेंज है, और मैं इसके बारे में ज़रूर चाहूँगा कि हम एक मूवी टाइप बनाएँ आपके साथ, ताकि और लोग मोटिवेट हो सकें। अच्छा, आप अपनी जर्नी पे जो आपको लगता है कि यार मुझसे सर ये चीज़ें गलत हुई, मैं शायद ये चीज़ें नहीं करता तो मैं और जल्दी अचीव कर लेता अपने टारगेट को। या हम जो नया बच्चा तैयारी कर रहा है, या जो कुछ आप जैसे केसेस हैं जिनको 5-5 6-6 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, और उनको लगता है कि सरकारी नौकरी करनी है, लेकिन बार-बार मन में वो डाउट आता है, सेल्फ डाउट, यार हो नहीं पाएगा। जो बच्चे अभी करंट में ग्रेजुएशन कर रहे हैं वही फर्स्ट ईयर से पढ़ाई करने लग रहे हैं, तैयारी करने लग रहे हैं, हमें पढ़ाई छोड़े 5-5 6-6 साल हो गए। तो वो कैसे अपने आप को मोटिवेट रख के दोबारा से जुड़े? आप कुछ कहना चाहो तो बताओ दोनों चीज़ों पे। सर मेरा यही कहना है कि अगर आपके पास सही ट्यूटर्स है जो आपको कंसाइज वे में एक शॉर्ट तरीके में आपको प्रॉपर पूरा सिलेबस आपका कवर कर रहे हैं, तो आपका ये सिलेबस कवर करने का पार्ट हो गया। पर टीचर का साथ सर वही तक थोड़ा सीमित रहता है। उसके बाद एग्जैक्टली आपकी खुद की फाइट होती उसके बाद जो फाइट होती है वो आपकी खुद की होती है। और हर इंसान कर सकता है, क्योंकि मैंने 8 साल पढ़ाई नहीं करी, उसके बाद मैंने ये किया है, तो आप भी कर सकते हो। और बस सेल्फ बिलीफ कभी मत छोड़ना, क्योंकि आपका हो सकता है कि 1-2 एग्जाम में नहीं हो, आप सिलेक्ट नहीं हो, पर जब आप होगे तो उसके बाद आप लाइन से सभी एग्जाम्स क्लियर करते जाओगे। सर मेरे 6 एग्जाम्स क्लियर हुए अभी गवर्नमेंट के। तो आपको होप नहीं छोड़नी है। और मॉक टेस्ट सबसे बड़ा जो होता है ना, कि एसएससी में टॉप के 50-60 हजार बच्चों में स्किल सभी में होता है सर, पर जो डिफरेंस आता है ना सर, वो आपने जैसा कहा माइंडसेट का डिफरेंट आ जाता है। आपको एग्जाम फेयर जो है वो निकालना होगा। तो वो निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है सर, मॉक दो, एवरी डे मॉक दो। मॉक मत छोड़िए, मॉक आप जितने दोगे आपका आप एग्जाम में आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली फंक्शन करेगा। आप भूल जाओगे कि ये एग्जाम है, क्या ये मॉक चल रहा है। सर इस बार मेंस में यही हुआ था। एनजाइटी जो होती है ना मेंस की, स्टार्ट हुए 5 मिनट तक एनजाइटी थी। उसके बाद सर पेपर खत्म हुआ और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा मेंस का सेक्शन 1 खत्म हो गया है, क्योंकि वो ब्रेन को मैंने कंडीशन करके रखा था सर पिछले Nice. 3-4 महीने से। सर एवरीडे 9 बजे उठ के पूरा वही सेटअप लेके टेबल के साथ आप लैपटॉप लो। लैपटॉप में भी मैं वो स्क्रोलर से नहीं, मैंने माउस रखा था, क्योंकि सेंटर में माउस मिलेगा। मैं जो सेंटर्स मेरे लगने के चांसेस थे वो सेंटर्स पे जाकर मैं आंसर शीट मेजर करके आया था कि ये मेजरमेंट की आंसर शीट मिलेगी, तो आप उसी में अपना पूरा रफ ऑफ करने का कंप्लीट करिए, ताकि आपको एक और मांगने की जरूरत ना पड़े। तो आप घर पर जितना एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट बना सकते हो उतना बनाने की कोशिश करिए, और मॉक टेस्ट मत छोड़िए। अच्छा, एक चीज मुझे और बताना, सेल्फ डाउट होता था? बहुत होता है सर, सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा होता है। पर आपको वो सेल्फ डाउट में अपने आप को उठाना है सर, और आपको बोलना है कि अगर बाकी सब कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि सर भगवान ने दिमाग तो सभी को बराबर दिया। कमी वहीं पे रह जाती है कि आप अपने आप पे कितना विश्वास रखते हो और आप कितने एफर्ट्स डालते हो उस विश्वास के दम पर। तो मेरे हिसाब से विश्वास रखिए खुद पर, और आप मेहनत करते रहिए। आपका सिलेक्शन ना हो ये मुमकिन नहीं है सब कुछ। अच्छा, और जो एंजाइटी वाला पॉइंट आपने बताया, आपने जैसे उसका एक बहुत अच्छा समाधान किया कि मैंने कितने महीने से आदत डाली सुबह 9 बजे की? मेरा एक्चुअली क्या हो गया था सर, सीजीएल जो प्री हुआ था इस बार, मेरा फर्स्ट डे पे एग्जाम था, अच्छा, तो मुझे वो 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया। उसके बाद 3-3.5 महीने, तो लगभग 4 महीने सर मुझे मिल गए थे। तो डेली 9 डेली से एवरी डे सुबह 9 बजे वही सेटअप में टाइमर लगा हुआ है कि जैसे ही 9 बजे की आपको पेपर स्टार्ट करना है, तो आपका इतने टाइम में सर आपका ब्रेन ही यूज टू हो जाता है कि ये 9 बजे मुझे उठ के यही काम करना है। और आपका सबसे ज्यादा ब्रेन एक्टिव भी उसी टाइम में रहेगा, वही 2 घंटों में रहेगा। और इसी एनजाइटी की वजह से 2023 का मेंस आपका मेयर्स रह गया था सर, मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे थे, बस मैथ्स में वो एग्जाम एंजाइटी के वजह से मेरे एक्चुअली हाथ पांव ऐसे हो गए थे कि कुछ कर नहीं पा रहा था सर। और वो क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं घर पे इजीली कर पा रहा था। कुछ और रेमेडियल आपने यूज किया हो इस तरह से एंजाइटी से बचने के लिए? सर आपको थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी जरूरी है, क्योंकि आप जितना अभी प्रिपरेशन के वक्त हम नॉर्मली घर पे बैठे रहते हैं, तो आपकी बॉडी आपका ब्रेन उतना ही अच्छा रहेगा जितनी अच्छी आपकी फिजिकल बॉडी है। तो जी। थोड़ा आप एक्सरसाइज वगैरह करिए, आप बॉडी को फिट रखिए, ताकि आपका ब्रेन भी फिट रहे। और स्ट्रेस से दूर रहिए, मतलब ब्रेन को हाइपर मत करिए। योगा वगैरह अगर हो सके तो कर लीजिए, स्ट्रेस से दूर रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और ये इंटरव्यू ऐसा है जिससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। अच्छा, और अभी आपकी उम्र कितनी है?
सर मेरे भी 30 ईयर्स है, लास्ट अटेम्प्ट था सर अच्छा, मेरा। लास्ट हाँ। अटेम्प्ट था 30 इयर्स। ब्रिलियंट। तो आप समझ ही गए होंगे इस बच्चे से बात करके, बहुत कुछ आप सीखे भी होंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं। आप अपनी तरफ से लास्ट में कुछ कहना चाहें बच्चों को जो देख रहे हैं, और खासकर वो बच्चे जो मुंबई के हैं या महाराष्ट्र से हैं? मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि ये आज जो हमें जितने सस्ते प्राइजेज में कंट्री के बेस्ट ट्यूटर्स अवेलेबल हो रहे हैं, ये कभी नहीं रहा है। तो आप उसका यूज़ करिए। पहले आपको 30-40 हज़ार को एक सब्जेक्ट के देने पड़ जाते थे, आज शायद 1500-1000 रुपए में आपको एक सारे सब्जेक्ट सब्जेक्ट दे रहे हैं। अभी तो सारे सब्जेक्ट हो गए, मेरे टाइम तक तो फिर भी एक सब्जेक्ट में होता था। अभी हमने 1599 रुपए में चारों सब्जेक्ट किए, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग पीयूष सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश जयदीप सर पढ़ा रहे हैं। ओके, और ये ये सारे एक हाँ, सारे ये तो सारे। उससे भी बेटर हो गया फिर। तो ये अपॉर्चुनिटी इंडिया में कभी आई नहीं है, तो आप इसका फायदा उठाइए और सेल्फ बिलीफ हमेशा रखिए, क्योंकि सेल्फ बिलीव ही है जो आपको लाइन क्रॉस करवाएगा। आपने खुद पे भरोसा नहीं किया तो कोई और भी आप पे भरोसा नहीं करेगा। नहीं करेगा, जेन्युइन फैक्ट। थैंक यू मेरे बच्चे, नमस्कार। और थैंक यू मेरे बच्चे, आप थैंक यू सो मच सर।